सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, 3 मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के। पहला मौजू तो हम यही रखेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ऐलानात किए हैं, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दाम पाकिस्तान कर रहा है। आज भी यही कहा गया कि गो के दूसरी लहर मौजूद है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। सनतें, कारोबार और स्कूल्स बंद नहीं किए जाएंगे, ये वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। फिर साथ ही साथ जो सनती शोबा है उसके लिए बड़े ऐलानात, आज पैकेजेस खास तौर पर ऐलान उनके किए गए हैं। और सनती शोबे के लिए जो आज पैकेज दिया गया है, कहा यह गया है और कहा यह जा रहा है, ख़ुद हुकूमत का ये दावा है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, ना सिर्फ सनती शोबों को बल्कि बरामदात भी इससे बढ़ेंगी। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन जो है वो खासी अब दिखा रही है अपना ज़ोर पूरा। अगला जलसा होने वाला है, उस पर ज़ाहिर PDM खासी पुरजोश है। और तीसरा जो सदारती इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के, वो वोटिंग जारी है, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, मैं थोड़ी सी सिचुएशन आपको बता देती हूँ कि एक जाने तो हुकूमत ये कह रही है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और कुछ भी बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि मईशत का पहिया चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें NCOC क्या कहती है और कोरोना की दूसरी लहर जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उससे क्या रहा है, तो अब ये जो शरह है वो हो गई है 4% की जो नए एक्टिव केसेस हैं। यानी कि अगर 100 केसेस हैं, 100 मुश्तबा केसेस हैं, उनका टेस्ट किया जाता है तो उसमें से 4 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,984 टेस्ट किए गए, जिनमें से मुल्क भर में जो कोरोना के 1,167 केसेस सामने आए, जो नए केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं। तो कोरोना केसेस की मजमूई तादाद अब 3,36,260 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो 13,965 हो गई है। अगर हम अब बात करें अमवात की, तो 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 14 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 6,849 हो गई है। और जो सेहतयाब अफराद हैं उनकी तादाद भी अच्छी है, वो 3,15,446 हैं। तो पाकिस्तान अगर ये फैसला करता है कि गो के अभी बढ़ रहे हैं केसेस, शरह भी बढ़ चुकी है, 4% पहुँच चुकी है, लेकिन लॉकडाउन नहीं हो रहा, और इस बात पर जोर दिया है वज़ीर आज़म ने कि SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, इसके बगैर आपने हुजूम वाली जगहों पर और बाहर नहीं जाना। इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कसस सज्जाद साहब। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब। आप हमेशा कहते रहे हमारे प्रोग्राम्स में भी और दीगर भी चैनल्स पर कि लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है, लेकिन आज ये जो फैसला किया है वज़ीर आज़म ने कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, अलबत्ता SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। आपको लगता है कि वाकई इस तरह हम काबू पाएंगे और आगे ये जो शरह है वो बढ़ेगी नहीं कोरोना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में तो लॉकडाउन का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये ज़रूर है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे, 4 से 5% और 5 से 6% होता रहा, तो एक वक्त आएगा जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, लोगों को घर बैठाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है इस वक्त जो है सूरत हाल, वो लॉकडाउन की नहीं है। ये ज़रूर है कि इसमें हुक्मरान की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमें ऐसा काम करना है जिसमें कि कोरोना से भी बचाना है लोगों को और मईशत से भी को भी खराब नहीं करना है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है अवाम पे आयद होती है, और उससे बढ़ के जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है कि हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में उसको अमल कराना है, SOPs पे कहना नहीं है। अगर हुकूमत ने SOPs पे अमल कराया और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में रखा गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम इस पे काबू पा सकेंगे। और साथ ही मैंने कहा है कि आपके प्रोग्राम में भी कहा कि एक कानून साजी की जाए जिसमें कि मिसाल के तौर पे कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल
कहीं पर भी हुजूम में लोग जाते हैं तो बगैर मास्क के इजाजत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई जाता है, कोई नजर आता है तो उस पर कुछ ना कुछ फाइन किया जाए। ये बात आपने कई दफा कही, आप एक पीएमए के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर आप ये बात समझते हैं? दुनिया भर में हमने देखा कि कई ममालिक में ऐप्स मुतारिफ कराई गई कि लोगों की डिडक्शन हो कि कौन अभी मुश्तबा है, और अगर इस तरह के लोग आपके आसपास हैं तो आपने वो ज़ाहिर अमल दरामद एसओपी पर करना है, और नहीं करेंगे तो इतने भारी भारी फाइन्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि जेल भी आपको हो सकती है। तो आपको लगता है कि हुकूमतें इस तरफ अगर नहीं जा रही हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो रवैया है, जो एसओपीज को फॉलो कराने का, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रिलेक्टेंट रवैया है, बहुत ही सॉफ्ट रवैया है, बोलने का है। लेकिन जब तक हमारी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना को मानते ही नहीं है। आप यकीन करें कि इस वक्त भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, मैं जब उनके पास जाता हूं या वो मेरे पास आते हैं तो हाथ बढ़ा देते हैं या गले मिलते हैं, अरे डॉक्टर साहब, यूं करते हुए गले मिलते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं बात को कि ये बीमारी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है और जानलेवा साबित हो रहा है। और सुमैया, बात सारी है कि ये जो अभी जो सेकंड वेव है ये बहुत लीथल है, और अभी तक हमारे 6 डॉक्टर्स ये 15 दिन के अंदर इंतकाल कर चुके हैं, जिसमें कराची के 3 डॉक्टर्स जो है जो बहुत सीनियर डॉक्टर, इसी तरह से पंजाब के डॉक्टर्स, एक अभी परसों सैटरडे को हमारा एक डॉक्टर जो पेशावर में इंतकाल कर गया है, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, सुल्तान ज़ेब, वो इंतकाल कर गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आवाम को समझना चाहिए। असल में जो चीज़ है, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो कह रहे हैं वो बात ये है कि इसको सीरियस लेना है। अगर लॉकडाउन नहीं भी करती तो बहैसियत शहरी हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि आपने एसओपी पर अमल करना है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तैमूर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सिंध में आप लोगों की हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार है कि वो जो चाहें इंडिपेंडेंटली फैसले करें, और सिंध हुकूमत ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, बड़ा सख्त लॉकडाउन किया, तनकीद भी आप पर हुई, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि लॉकडाउन को ईज़ किया गया और पूरे मुल्क में किया गया। आज जब वज़ीर आज़म और काबीना ये फैसला करती है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, क्योंकि मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है इस लॉकडाउन से, कोरोना से, तो अब उसको स्टेबल करना है, तो आपको लगता है बहैसियत सिंध हुकूमत के वाकई लॉकडाउन हल नहीं है, इन चीज़ों पर एसओपी के तहत ही अमल होना चाहिए, और आगे जाके सिंध हुकूमत भी यही करेगी, लॉकडाउन की तरफ फिलहाल नहीं जाएगी और एसओपी पर अमल करवाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सुमैया। पहली बात तो ये कि पहले भी जो लीड रोल था वो सिंध का ही था, चीफ मिनिस्टर सिंध का था, और इंशाल्लाह अभी भी रहेगा। आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि ये नज़ला है, ज़ुकाम है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो हमें ही देखकर सबने मुराद अली शाह साहब को फॉलो किया और हम इस मुसीबत से निकले। एसओपीज़ ऑफ कोर्स हमारी बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एसओपीज़ हों। हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता ऐसा टाइम आए कि हमें मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, पर अगर ऐसे हुआ तो ऑफ कोर्स हम जो बेहतर होगा वही फैसला करेंगे, अपने डिसीजन इंशाल्लाह ताला खुद देंगे, पर हमारी कोशिश है कि एसओपीज़ फॉलो हों। परसों मैं खुद ड्यूटी पर था, मैंने विजिट किए, काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो थे वो टाइम के बाद भी खुले हुए थे, तो उनको हमने वार्निंग दी। कल हमने अपनी टीम्स भेजी थी, कोई 16 रेस्टोरेंट्स को हमने 50-50 हज़ार का फाइन किया है। अच्छा। तो हम इनको समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह ना करें। साउथ में बहुत एक्टिविटी हुई है कल, डीसी साउथ और हमारी टीम्स जो है अलग अलग जगहों पे विजिट कर रही थी। जैसे मैंने बताया 50,000 ने इनिशियल उनको दिया है, दूसरी बार भी चाहिए, लेकिन तैमूर साहब फाकी हुकूमत ने तो मैंडेटरी कर दिया है ना फेस मास्क, और उस पर फाइन भी लगेगा। सिंध हुकूमत ऐसे इकदाम क्यों नहीं उठाती कि लोगों में खौफ पैदा हो कि अगर ये फेस मास्क जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं अगर वो नहीं पहनेंगे तो फिर सिंध हुकूमत उन पर फाइन करेगी, और फाइन बहुत बड़े होंगे, ताकि लोग जो हैं इस एसओपी पर अमल करने पे पाबंद हो ही जाएं, कोई और रास्ता ना हो उनके पास। इसमें सुमैया बात ये कि वफाकी हुकूमत तो बातें कर रही है, हम अमल का दरामद करा रहे हैं। अगर आप जाएंगे अभी कराची में किसी रेस्टोरेंट पर, आपको देखेंगे ना तो आपको एंट्री मिलेगी मास्क के बगैर और उसके थर्मामीटर चेक के बगैर, थर्मल चेक के बगैर,
और अंदर भी अगर कोई तैमूर वेटर साहब ऐसा नहीं है, तैमूर साहब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद कराची में रहती हूँ, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, शादी हॉल्स में एसओपी पर अमल नहीं हो रहा। फाइन की बात मैंने करी है कि फाइन नहीं होना चाहिए हर शहरी को जो फेस मास्क ना पहने। बिल्कुल होना चाहिए और होगा। हमने फाइन का सिलसिला शुरू कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग फाइन पे समझ जाएं। अच्छा। हमें खुदा ना खास्ता अरेस्ट ना करना पड़े लोगों को, ये चीज समझाने के लिए आवाम को अब बाशऊर होना चाहिए। अगर वो ख्याल नहीं करेंगे तो हमें दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए, इस वायरस से बचाने के लिए हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अली गौर साहब, मैं चाहती हूँ पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ आए, फिर बस साहब को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। एज अ अपोजिशन आप किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मईशत ज़बूहाली का शिकार हुई इस कोरोना की वजह से। पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है, पाकिस्तान ये चाहता है कि मईशत भी चले और हम कोरोना पे भी काबू पाएँ। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने ये कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन एसओपी पर अमल करना होगा, हर शहरी को करना होगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को बहैसियत अपोजिशन? जी शुक्रिया। देखें, जहाँ तक कोरोना का और हमारी मईशत का है, जब से ये हुकूमत आई है, चूँकि ये मैंडेट चुरा के आए हैं और आवाम के वोटों के ज़रिए मुंतखब नहीं हुए, लिहाजा डे वन से इन्होंने पाकिस्तान को उस डगर पे चला दिया कि जहाँ पर हमारी जो मईशत है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर नहीं बल्कि तबाही का शिकार है, और इसका टोटल क्रेडिट जो है वो हमारी हुकूमत को जाता है। पेंडेमिक को नहीं जाता, कोरोना के पेंडेमिक को नहीं जाता। हाँ देखें, मैं नहीं, देखें मेरी गुजारिश सुन लें। जी। देखें, बात यह है कि जब कोरोना का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उस वक्त आपके इल्म में है कि इस हुकूमत ने अवाम का मतलब है कि कोई रिलीफ पैकेज ऐसा नहीं दिया कि जहां पर अवाम को कोई फ़ायदा हो। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अवाम को हालात के थपेड़ों के ऊपर छोड़ दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया तो इन्होंने कहा कि 25 लाख रुपया पर कोरोना पेशेंट हमारा खर्चा हुआ है। कोई आज तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं बन सकी, कोई इनसे पूछ नहीं सका, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं जो उन्होंने की कि आपने कैसे 25 लाख, आपने तो किसी पाकिस्तानी पर 25 रुपये खर्च नहीं किए, तो 25 लाख की आप बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप देख लें कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है। आपने क्या अच्छा चले, कोरोना तो पेंडेमिक है ना अली गौर साहब, एक चीज है देखें, हुकूमत का जो काम है वो तो उसका फर्ज है, लेकिन बहैसियत सियासतदान भी आप लोगों का कुछ फर्ज है। खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि बहैसियत सियासतदान शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, दीगर सियासतदान अपना भी कोई रोल डालते, लोगों के लिए कोरोना वायरस में कुछ पैकेजेस का ऐलान करते, क्योंकि यही आवाम है ना जिनका आप करेंगे, कल ही आपको वोट देंगे। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए, बात यह है कि जो सियासी पार्टीज अपोजिशन में हैं, और हमने बिल्कुल हमारे जो कारकुन थे और जो हमारे लोग थे उन्होंने कोरोना में बहुत ज़्यादा काम किया, ग्रास रूट लेवल पर काम किया। असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। आज आपने देखें कि आपने गरीबों के लिए अद्वियात महंगी कर दी। आज गंदम देखें जो आपने 1400 रुपए में खरीदी वो आज 2000 से। देखिए महंगाई पर तो बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल एक अलमिया है, हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। इस पर तो हम हमेशा सवाल उठाते हैं और हुकूमत से उठाते हैं। अभी बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से इक़दाम की। सर देखिए, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, वो चंद एक डब्बे में आए थे मास्क, शहबाज शरीफ साहब ने वो बांट दिए थे। ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं, आपको पता है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो लास्ट फ्लाइट थी इंग्लैंड से, जब शहबाज शरीफ साहब इधर आए और हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया, और इमरान न्याजी साहब ने जो बेसिक सब्सिडी थी जो कि पर यूनिट थी, जो कि 300 वाले कंज्यूमर को, वो भी खत्म कर दी बिजली पर। आज ये बिजली के रेट्स पर बात करते हैं। मुझे बताएं कि जिम्मेदारों को 5 रुपए यूनिट मिलता था नून लीग के टाइम में, आज 12 रुपए मिल रहा है। सिर्फ मकसद ये है कि इनके चीनी चोर और गंदम चोर दोनों हाथों से लूट कर खा गए। सर उसमें तो आप लोगों के भी लोगों का नाम है। चले पॉइंट टेकन, ये एक लंबी बहस है। चीनी चोर, गंदम चोर, ज़ाहिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन पहले कोरोना पे जो हुकूमती इक़दाम हैं अगर वो आपको सही लगते हैं तो उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। तनकीद अपनी जगह, इक़दाम को देखना। हुकूमत बताए कि उन्होंने कोरोना में लोगों को क्या रिलीफ दिया। मुझे बताएं क्या रिलीफ दिया आप लोगों ने? अगर आप लोग कारोबार नहीं बंद कर रहे, आप कहते हैं कि बिल्कुल चलना चाहिए, तो लोगों सरकारी मुलाजमीन सर सवाल तो करने दें। रेट तक नहीं बढ़ाए, उनकी तनख्वाहें तक। गौर साहब मैं सवाल कर रही हूँ, मौका दीजिए। बसरा साहब,
टेस्टिंग वो इतनी नहीं हो रही है, आवाम को रिलीफ पैकेजेस वो इतने नहीं दिए गए। अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म लॉकडाउन नहीं करे क्योंकि ज़ाहिर है आवाम का जो है वो रोज़गार भी चलना चाहिए, लेकिन कोरोना से लोगों को बचाना है तो उसका सिर्फ ये कह देना कि बस फेस मास्क पहने और SOP पर अमल करें, लेकिन उस पर करें कैसे, ये कारबंद कैसे करेंगे आवाम को? समझिए, सबसे पहले तो जो सियासी जमातें और जो सियासतदान, बल्कि मैं कहूँ नाबालिग सियासतदान, इमेच्योर सियासतदान, जो कुदरती आफात पर, नेशनल इश्यूज़ पर और रियासत पे सियासत करते हैं, अल्लाह ताला उनको अक्ल भी दे, उनको हदायत भी दे और उनको सब्र दे कि आज उनको सिर्फ इक़्तिदार उनसे चला गया, दौलत उनकी पकड़ी जा रही है जो लूट मार की थी, तो उनको दौरे पड़ रहे हैं। सब्र हमें भी करना होगा। और हर सवाल के जवाब में सवाल गंदम जवाब चने आप बात कर रही हैं एक कुदरती आफत की, तो उससे हमें कैसे डील करना है। अभी जो सेकंड वेव आई है, आप बिलीव कीजिएगा, मैं कल अपनी कंस्टिट्यूएंसी मेरी साउथ पंजाब में हरुणाबाद बहावल नगर है, जी। और ये लहर बड़ी शिद्दत से आ रही है। अगर अब भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महंगाई की बात होगी तो हम मोदी को खुश करने के लिए मोदी के नारे लगाने शुरू कर देंगे, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हमें सीरियसली सबको इसमें अपना रोल अदा करना है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है, इसका एक ही हल पहले भी था, अब भी है, वो है जिम्मेदारी के साथ SOPs पे अमल करना। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा पाकिस्तान के ऊपर। तनकीद करने को आप जितनी मर्जी करते जाएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकानमी बहुत पुअर थी, हेल्थ केयर का निज़ाम हमारे पास बहुत कमज़ोर था, इसके बावजूद दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने जिस तरह लेकर चला कि हमने SOPs को भी फॉलो किया, हमने इकॉनमी ओपन रखा था कि वहाँ पर लोग भूख से ना मरने शुरू हो जाएं। तो अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, जो हम सब का फोकस है, वो यही है कि अभी से हम आज देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उन्होंने मास्क निकाला, उन्होंने कहा मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। इसी तरह आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, जो भी SOPs है उसके ऊपर बसरा साहब, ये तो बिल्कुल एक आम बल्कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएट लिया था हुकूमत ने और अब भी ले रही है, लेकिन महंगाई ये तो बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। इतनी महंगाई हो गई है 9% से भी ज़्यादा, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की पॉलिसी नज़र नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है। सुमैया, हमारी हुकूमत के लिए कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर लेकिन नहीं है। हम गली मोहल्ले में रहते हैं, 24 घंटे सियासी कारकुन है, कोई शक नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और महंगाई है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कि 70 साल या 72 साल यहाँ पर इमरान खान या तो महंगाई इतनी बढ़ क्यों गई? एक मिनट में कर लीजिए बात। इसके बावजूद कि कभी तहरीक इंसाफ या इमरान खान हुकूमत में नहीं रहे, कभी हमने $32,000 के कर्जे हमने नहीं लिए थे, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हमने नहीं किया था, हुकूमत हासिल की। महंगाई बढ़ी है, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? आज अपने प्राइम मिनिस्टर का जो भी बिजली वाली हम जो बात कर रहे हैं कि 50% जी रेट कम कर दिए हैं छोटी सनतों के लिए, छोटे यूनिट चलाने वालों के लिए। इसी तरह असल इशू क्या है, वो है रोजमर्रा की चीजें, दाल है, आटा है, चीनी है, घी है। उसके लिए अभी फिलहाल जो हमने किया है, मैं 1 2 3 आपको बता दूं कि कंट्रोल कर रहे हैं कि एक तो जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनके खिलाफ एक्टिव किया है प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, सस्ते बाजार साथ लगा दिए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो रेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है वो एक तो दुकानदार अवेजा करें, उसके ऊपर अमल हो, और अगर ना हो तो उनके खिलाफ जुर्माने भी हों, मुकदमात भी दर्ज हों। तो अब चीज़ें आपको आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर का या हमारा कंसर्न या पूरी कौम का कंसर्न यही है कि वो लोग जो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और मैं समझता हूँ सुमैया अब वैलिड क्वेश्चन कर रही हैं, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये जेन्युइन इशू है, ये जेन्युइन इशू है। जो हुकूमतें होती हैं, जो जमहूरियत होती है, जिसको कहते हैं, आप कहते हैं कोरोना वायरस वजह बनी, जाहिर है तो दुनिया भर में आया, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी है, देखें जितनी महंगाई बढ़ी है, चीनी जिस कीमत में भेजी गई उसके ज्यादा कीमत में अब खरीदी जा रही है। गंदम का भी यही हाल हुआ। क्या आदाद शुमार वफाक के पास थे नहीं, या उन्होंने सूबों से लिए नहीं? यहाँ गैप क्या आया, क्यों ये चीज़ों को इतना मिस हैंडल किया गया? देखें, फिर जो बात हम करते हैं ना, वो ये बात आती है कि हमारे अंदर जो माफियाज जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं, वो एक ऐसा माफिया है जिसको मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि उनको तोड़ने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो रहे। जब उनको पकड़ते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। बट और माँ बताइए ना, जो अभी आपके सामने एक डाटा आया था, शुगर मिलें सुमैया किसकी हैं? 99% वो सियासतदान जो आज असम्बलियों के अंदर बैठे हैं उनकी हैं, किसी और की बाहर नहीं है। अगर आज वो भी
उनको भी तो ख्याल करना चाहिए कि अगर एक कमीशन बनाया था, उसके सामने रिपोर्ट आई कि जी आप किस तरह ये टैक्स चोरी करते हैं, किस तरह ये रेट्स मुकर्रर करते हैं, हम उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर चलें रहे हैं। देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पॉइंट टेकन। तालपुर साहब मैं चाहूंगी कि आप शॉर्ट कमेंट दीजिए। ये भी कहा गया वफाक की जानिब से कि आज़ाद शुमार सूबों ने नहीं दिए। गंदुम का जो बहरान पैदा हुआ वो इसीलिए हुआ कि हमें पता ही नहीं चल सका कि गंदुम सूबों के पास कितनी है, तो हम गंदुम को ना भेजते बाहर। क्या इसमें सूबों कसूर है कि सूबों ने आज़ाद शुमार नहीं दिए वफाक को? 3.8 मिलियन मेट्रिक टन जो है कोटा था जो सिंध को पूरा करना था। अच्छा, वाहिद है पूरे पाकिस्तान में जिसने अपना टारगेट मीट किया है, ना अच्छा। केपी के कर सका, ना इनका पंजाब मीट कर सका। तालपुर साहब क्या रेट है आटे का सिंध में? तालपुर साहब जी क्या कहा आपने? क्या रेट है आटे का सिंध में? आटे का रेट आपसे बहुत कंट्रोल किया हुआ है हमने। आपके पास रेट है वो हमारे पास हालत नहीं है। छोड़े ना, ऐसे तो हम ना अपने- करें, ऐसे ना करें। आप अगर आपकी पॉलिसी अच्छी होती एग्रीकल्चर पे तो आप अपना टारगेट मीट करते, तो आप अपना टारगेट क्यों नहीं मीट किया? अब आप हमें कह रहे हैं सिंध को कि हम अपना गंदुम आपको बिफोर टाइम दे दें 2 महीने, ताकि जो बुरान हर जगह पर है वो सिंध में भी सर ऐसा क्या बुरान फैक्ट्स हो एंड जाए। फिगर्स दिए थे वफाक को आप लोगों ने कि कितना गंदुम है आपके पास? सिंध का जो टारगेट था उसने मीट किया। वाहिद सूबा है ना, मैं बता रहा हूं आपको, जिसने अपना टारगेट मीट किया और किसी सूबा का टारगेट ही मीट ठीक है नहीं सर, किया। पॉइंट टेकन। मैं ब्रेक ले लूँ, वापस आके आपसे पूछूंगी। एक टारगेट अपना मीट किया है और कोई मसला नहीं था, फिर सिंध में क्यों इतनी गंदुम की कीमत बढ़ी? और उसके बावजूद कि जब कुछ यहाँ पर मसाइल नहीं थे तो मसाइल क्यों पैदा हुए या किए गए? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और मैं चाहूँगी कि तैमूर साहब आप ही ज़रा आगे कंटिन्यू करें। आपने कहा 3.8 मिलियन मीट्रिक टन गंदम और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। वाहिद सूबा है सिंध जिसने मीट किया, उसके बावजूद सिंध में गंदम की कीमत बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी, कीमतें यहाँ भी उतनी ही हैं, सब्जियों की, फलों की, दालों की। अगर सिंध चाहता तो सिंध चीज़ों को रेगुलेट कर सकता था, क्यों सिंध हुकूमत ने रेगुलेट नहीं किया? अगर वफाक कर रहा है महंगाई तो क्या सूबाई हुकूमतें खुद से नहीं कर सकती कीमतें कम? एक तो मैंने आपसे बात क्लियर कर ली कि जो टारगेट हमारा था हमने मीट किया। दूसरा हमारा टारगेट क्या था, हमें 15 लाख टन गंदुम प्रोक्योर करनी थी, वो भी हमने प्रोक्योर कर ली। सही है। आज हमने जो वाहिद सूबा सिंध का है जहाँ पर रेट 43.8 रुपीज चल रहा है, हम ये जो पीटीआई के वजीर है ना, इनको सिर्फ बातें और हवाल करने आते हैं, आके बैठ के कह देंगे कि कल से जो है नौकरियां इतनी हो जाएंगी कि लोग सारे काम छोड़ के नौकरियां ले लेंगे। तो उस तरह की हम नहीं करते, हम प्रैक्टिकल है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं जाके विजिट करता हूँ मार्केट्स को, प्राइसेस चेक करता हूँ, हम पे ड्यूटी लगती है। आप जाके रात को देखिए एसओपीज मैच हो रही है, फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। आप अभी भी मैं आपको बता सकूँ मेट्रो कितना बड़ा स्टोर है कराची में, हमने छापा मार के बंद किए हैं, हमने कितनी दुकानों पे एक्शन लिया है और हम मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास वाहिद सूबा है जहाँ 43.88 तैमूर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। अली गौर साहब के पास जाते हैं। अली गौर साहब, लोग पीडीएम जो है वो अभी लगी है जलसों पर, आप लोगों ने जलसे करने हैं, फिर खास पर नून लीग पर जो ज़ाहिर इल्ज़ाम है कि ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं। ये जो बयानियाँ है आपका, ये भारत का बयानियाँ है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ हैं। ये बयानियाँ बनाकर मुस्लिम को फ़ायदा क्या पहुँच रहा है? और फिर जो बात आप करते हैं कि हम आवाम की बात करते हैं, तो आवाम की अगर दुख और दर्द की इतनी बात आप लोग करते हैं तो वो बात आपके अपने खिताबात में नज़र क्यों नहीं आती? जी शुक्रिया सामिया। देखें, गुजारिश ये है कि ये एक हुकूमती तर्जमानों की एक लिस्ट है जो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक झूठ पर मबनी प्रोपोगंडा करने के लिए वो एक मुहिम चलाते हैं। कोई 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई 12 बजे करता है, कोई दोपहर 3 बजे, ये सिलसिला रात तक चला रहता है। देखें हमारा बयानिया और हमारे कायद का बयानिया एक ही है और मैं समझता हूँ कि ये पूरी अपोजिशन का मुतालबा है
कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। कौन सी ऐसी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमारे कायद ने और पूरे ऑपोजिशन ने कोई ऐसा नहीं, वो तो इदारों के नाम लेके मियां साहब बात करते हैं, आइन और कानून के, तो आप भी इदारों का नाम नहीं लिया। गौर साहब देखें, अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगी तो मैं वजाहत करूंगा। गुजारिश ये है कि उन्होंने इदारों का नाम नहीं लिया, इदारों में वाबस्ता। देखें, सारे सियासतदान अच्छे नहीं हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, सारे इंजीनियर्स अच्छे नहीं हैं। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए सारे लोग फरिश्ते हैं, ये भी नहीं है कि जुडिशली में बैठे हुए सारे लोग फरिश्ते हैं। अच्छाई और बुराई हर जगह है। हमने उन अनासर का जिक्र किया है। हम ये कहते हैं कि रात के 12 बजे RTS बंद करके जितवाने वाले जो अनासर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। और आप देखें कि पाकिस्तान जब से मर्द वजूद में आया है, ज्यादा टाइम तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि हमारा बयानिया जो है वो आइन और कानून के खिलाफ अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ है तो 2013 में क्या हुआ? इमरान न्याजी साहब ने जितनी गालियां पाकिस्तान आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को पिछले जब वो अपोजिशन में थे दी, हमारे मेरे सवाल का जवाब देना। अगर आपको लगता है कि सारे इलेक्शन जो होते हैं वो करवाए जाते हैं, लोगों को जितवाया जाता है, तो 2013 में आप लोगों को जितवाया गया था? नहीं, 2018 का जो इलेक्शन है इसने तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन के नहीं, 13 में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और रात को ही तमाम पार्टीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली जो है वो ये 2018 के इलेक्शन में हुई। इस धांधली की पैदावार हुकूमत को, आप अपना हर इदारे को चाहिए और इदारे में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। जो उनको कानून और आइन जो उनको डायरेक्शन देता है, जो उनकी बाउंड्रीज कायम की हैं, जो मुतय्यन की है, उसमें रहकर अपना रोल अदा करें। और अगर इस तरह से होगा, हुकूमत बनाना और करना। अच्छा, मजे की बात है। चले, आप लोग तो कहते हैं ना, क्योंकि आपको तो ऑपोजिशन है, प्रॉपर है, आप लोग नहीं जीते। 2013 के इलेक्शन आप कहते हैं बिल्कुल फेयर हुए, बिल्कुल फ्री इलेक्शन हुए, लेकिन 18 के इलेक्शन नहीं हुए। मजे की बात, पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो भी यही कहती है। ये बहुत मजे की बात है। या तो फिर पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है, तैमूर तालपुर साहब, तो क्या फिर आखिरी ऑप्शन PDM जब इस्तीफे देने खड़ी होगी तो पीपल्स पार्टी भी उनके शाना बशाना खड़ी होगी और मानती है ना पीपल्स पार्टी की धांधली हुई, तो फिर आप लोग भी इस्तीफे दे देंगे? बिल्कुल, जो भी PDM का फैसला होगा वो एक यकजहती के साथ होगा और उस पर सब अमल करेंगे। यानी कि इस्तीफे दे देंगे आप लोग असेंबलियों से? बिल्कुल, हम इस मुल्क को बचाने के लिए ये जो कोरोना से बहुत ज्यादा गंदी बीमारी जो वफाकी हुकूमत में आ गई है उसको हटाने के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगली इलेक्शन में सिंध में अभी 100 सीटें तो 120 सीटें लेके आएंगे। जो हाल इन्होंने किया है तो तब तो आप लोग ये इल्जाम नहीं लगाएंगे ना कि धांधली हुई? इंशाअल्लाह ताला फिर से धांधली होने नहीं देंगे हम। नहीं देंगे। इलेक्शन रिफॉर्म तो आपने की नहीं है, आप लोगों ने ना, हुकूमत ने की ना आप लोगों ने की। बिल्कुल भी नहीं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह से मैनिपुलेट किया था सिचुएशन को वो सबके सामने। अच्छा, हम पहले चुप थे, खामोश थे कि चले इनको एक बारी दे देते, उन्होंने मुल्क का और करप्शन पे 170 से 120 पे आ गए अकॉर्डिंग टू एम्नेस्टी इंटरनेशनल। तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पीपल्स पार्टी कहती है। बसरा साहब, ये तो बड़ी आप लोगों के लिए खतरे की बात होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी अब ये कहती है कि अगर PDM ने कहा तो हम भी इस्तीफे देंगे। इस्तीफे देने का मतलब कि फिर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो अगले साल वाकई इलेक्शन का साल है अगर मरियम साहिबा कहती हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले बलोच साहब ने जितनी गुफ्तगू की उसमें एक बात बहुत अच्छी कही जी। उन्होंने कहा हमारा और हमारे कायद का एक ही बयानिया है। बिल्कुल ये बात तो मानते हैं। इनका बयानिया है क्या? लुटो तो फुटो। दूसरा इनका बयानिया क्या है कि जब आप इलेक्शन हार जाओ तो आपकी फौज भी अच्छी नहीं है, अदालतें भी अच्छी नहीं है, मीडिया भी अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो आप बयानिया वो इस्तेमाल करो जो रियासत के खिलाफ हो, जो रियासती इदारों के खिलाफ हो। पहली तकरीर की लाहौर के जलसे में क्या कहा? महंगाई होगी तो जनरल साहब जिम्मेदार होंगे, DGIS से जिम्मेदार होंगे। कराची पहुंचे, उनके उर्दू कोई कौमी ज़बान नहीं है। कोयटा पहुंचे,
आज़ाद बलोचिस्तान चाहिए। क्या बात करते हैं, ये भानुमती का कुनबा है, ऐसे अपनी लूट मार बचाने के लिए ये टोला इकट्ठा हुआ है। और ये इलेक्शन, अच्छा ये इलेक्शन ख़राब हुआ है, इनसे पूछें, ये दोनों बैठे हुए हैं, कितनी पिटीशन डाली है इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर, एक बता दें मुझे। दूसरी बात, जनरल साहब की बात करते हैं, जिस दिन एक्सटेंशन देनी थी उनको, भाग भाग के ये दोनों पार्टियों के आगे पीछे फिर रही थी। हुआ क्या है, जब मोहम्मद जुबैर साहब तशरीफ ले गए रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, जब उनको एनआरओ नहीं मिला, उन्होंने कहा जाएं अदालतों में, जाएं पार्लियामेंट के। अच्छा एक बात कह लूं, बात बड़ी वाज़ेह सी है। आप पीपल्स पार्टी की बात करती हैं, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं, ये मेरे भाई सुन लें, ये भी पीपल्स पार्टी अमली तौर पर इस तहरीक पीडीएम को छोड़ चुकी है। मैं आपको खबर दे रहा हूं। अच्छा, मैं खबर दे रहा हूं। कराची में मुझे बताइए मियां नवाज शरीफ को किसने तकरीर नहीं करने दी थी? नंबर 1। नंबर 2, किसने नहीं करने दी थी? पीपल्स पार्टी ने नहीं करने दी थी। अच्छा। और दूसरी बात, मैं आज आपके लिख के रख लें कहीं पे, हाँ। ये अगले 2 महीने में, पर मैं तो मेरा तो बेसिकली पंजाब से है। पहली तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हो रहा है, हाँ। बलोच साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अभी गुस्से में आ जाएंगे। ये सब ये कहते हैं लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, सब ये एक ही लाइन में होंगे और सब कह रहे होंगे मियां नवाज शरीफ मुर्दाबाद। आज मैं कह रहा हूँ, सब बात तो सुन लें, बलोच साहब बात तो सुन ले। ये कहां से लेकर आए आप खबर? मैं आपको बात कह रहा हूँ, 2 महीने बाद इसी पैनल को बुलाइएगा। ये जराए कौन है आपके? पीपल्स पार्टी अगर मुस्ताफी हो जाए, सुने, पीपल्स पार्टी मुस्ताफी में साथ छोड़ दूंगा, रिकॉर्ड पे रखिएगा। बल्कि ये पीडीएम को ना छोड़े तो मुझे पकड़िएगा। नंबर 2, ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गई। ये जराए कौन है आपके? नंबर 2, ये नून लीग जिस तरह अपने अंजाम को पहुंचने वाली है, साउथ पंजाब के लोग मुकम्मल तौर पर अगले, मैं 2 महीनों की डेडलाइन दे रहा हूं, लोग 50 से ऊपर एमएनए, 100 से ऊपर एमपीएस मुस्लिम लीग नून को जो उनका बयानिया है। सर, ये आप लोग बार बार कह रहे हैं नून लीग के एमपीएस से कह रहे हैं मुलाकात ही नहीं होती, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पंजाब से हैं ना, वो तो कहते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात ही नहीं होती नून लीग के एमपीएस। आप लोग पुरानी तस्वीरें लगा देते हैं, क्यों करते हैं ऐसे आप लोग? नहीं वाकई बस ऐसा। देखिए समझिए, जो बात मैंने कही है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, जिस तरह आपके जराए होते हैं ना, हमारे भी जराए होते हैं। हम दोस्त हैं, कुलीग हैं, एक दूसरे की जमातों के साथ तलकात है। बलोच साहब यहाँ बैठ के या तालपुर साहब यहाँ बैठ के जाहिर वो थोड़ी मानेंगे। अच्छा। आखिर जाहिर उन्होंने अपनी क्यादतों के पास भी जाना है, अगला टिकट भी लेना है। लेकिन ना बलोच साहब की हंसी क्या क्या बता रही है आपको। अच्छा। हालात ये हैं, कल जो मीडिया को दिखाने के लिए चचा भतीजी की मुलाकात हमजा साहबाज के साथ आपने देखा था ना? जी। वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, सब आगे मैं नहीं जाता। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देखिएगा, ये कहते हैं ना कि वहां पे कोई क्लैश नहीं है, सब हर जगह एक है, नहीं है। चले, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मुस्ताफी नहीं होगी, आप कह रहे हैं नून लीग में सब इकट्ठे नहीं है। मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन आप सब हजरात का, या बसे साहब आपका भी, तैमूर तालपुर साहब आपका भी, अली गौर साहब का, लेकिन मैं आप तीनों जमातों को एक चीज कहना चाहती हूं कि 2023 के इलेक्शन खड़े होकर कोई पार्टी ये ना कहे कि ये इलेक्शन भी सही नहीं हुए। इसके लिए खुदारा इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें, वरना ये सिलसिला ता क़यामत चलता ही रहेगा कि इलेक्शन कभी फेयर होते ही नहीं है, यहाँ पे धांधली होती है। इसका रोकने का एक ही हल है, आप इलेक्शन फॉर्म करें। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, अमरीकी सदारती इंतखाब 2020 फैसले का दिन आ पहुंचा है, वोटिंग का अमल जारी है और अमेरिका के 49वें सदारती इंतखाब हैं जिसके लिए वोटिंग हो रही है। तो अब कौन होगा, किसको चुनेंगे अमरीकी अवाम, जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फैसला होगा। दिलचस्प बात यह है कि जो 10 करोड़ अफराद हैं वो इलेक्शन डे से पहले अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो 45% वो लोग हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि जो बाइडन के हामी हैं, और बाकी 30.5% रिपब्लिकन जमात यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि अमेरिका में ही मौजूद हैं, फैसल अजीज़ खान साहब। उनसे जानते हैं कि वोटिंग शुरू हो गई है तो क्या देख क्या रहे हैं फैसल साहब, क्या होने जा रहा है? अमरीकी अवाम किसको चुनने लगे हैं? क्या नेशनलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाले या जो बाइडन इंतखाब हो जाएंगे इस दफ़ा अमरीकियों का? असल में सबसे बड़ा सवाल ये, और टेंस है सिलेक्शन के अंदर, और टेंस इतना ज़्यादा है कि लगता ये है, जो लोग बार बार कह रहे हैं, मीडिया पे भी बात चल रही है कि जो भी जीतेगा और जो हारेगा उसके हिमायती जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। और जितनी एग्रेसिव कैंपेन चलाई है ट्रंप ने, बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाई है,
यानी कि ये वोट पड़ रहा है यूनाइट अमेरिका, बाइडेन चला रहे हैं कि अमेरिका को यूनाइट करना है, और जो ट्रम्प चला रहे हैं वो व्हाइट सुप्रीमेसी के कार्ड को खेल रहे हैं। तो अमेरिका अलग होना या अमेरिका यूनाइट होना, इसके ऊपर मामला चल रहा है। प्राइम जो पॉइंट है वो यही है कि व्हाइट सुप्रीमेसी जो है, बल्कि बहुत सारी रियासतों के अंदर मलेशिया वेपन्स के साथ हैं और वो स्टैंड बाय हैं, इवन ये कि रोड के ऊपर हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जर्सी में और वर्जीनिया में, जो मैंने 4 रियासतों के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर सूरत हाल देखी है। अब बहुत सारे मॉल, बहुत सारी सड़कों के ऊपर ऐसी रुकावटें खड़ी की गई हैं जो शायद पहले कभी नहीं होती थी, और स्टैंड बाय हैं, नेशनल गार्ड स्टैंड बाय हैं। तो ये एक दूसरा रुख है। लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, वो बाइडेन के साथ है। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि बड़ा क्लीन स्वीप जो है बाइडेन करेंगे। अच्छा, देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है बाइडेन का बहुत हाई है, और डिफेंस से नजर आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रम्प, जो उन्होंने सेलिब्रेशन की एक पूरी सूरत हाल कैंपेन बनाई थी, तो वो बैक हो गए। ट्रम्प होटल जो है वॉशिंगटन के अंदर वहाँ सेलिब्रेशन रखी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी है और अब वो व्हाइट हाउस में ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार किया है कि वो जो पोल्स आ रहे हैं, जो अर्ली वोटिंग है, उसके अंदर बाइडेन लीड ले चुके हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन फैसल साहब, ये हमने पहले भी देखा था कि शुरू में हमने देखा था कि जाहिर है दूसरा अरीब ऊपर जा रहा है, लेकिन एकदम से डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स बढ़ गए थे। तो क्या इस तरह के इम्कानात भी हैं, क्या एंड टाइम पर रिजल्ट बिल्कुल तब्दील हुआ नजर आए? ऐसा हो सकता है? रिजल्ट तो तब्दील होता नजर नहीं आ सकता, जाहिर है, लेकिन इस दफा जो कमाल बात है कि अर्ली वोटिंग जो है, जिसके ऊपर बार बार एतराज कर रहे हैं ट्रम्प, और बैलेट के ऊपर एतराज कर रहे हैं, और वो कहते हैं इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, और इसमें वो पहले से जो है वो अपना ट्रस्ट जो है उस पर शो नहीं कर रहे। और बाइडेन की टीम जो है इस वक्त इस काम के ऊपर लगी हुई है, जो बहुत अहम है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए फंड रेज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे जाके कोर्ट में मामला जा सकता है, उन्हें 10,000 वकील करने हैं, दोनों साइड को 10-10 हजार वकील करने, उनको फीस देनी है। इसके लिए फंड रेज हो रहा है कि गवर्नमेंट में आने के बाद जब केसेस हम पर होंगे तो उससे कैसे निकला जाए। अच्छा। तो इस वक्त फंड रेज वाला सिलसिला जारी है, पैसे जमा किए जा रहे हैं। बाइडेन की तरफ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो पैसे दे रहे हैं। मैं 2-3 लोगों से मैंने बात भी की, 1-2 का इंटरव्यू भी किया, और मतलब रीजन ये है कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद भी एक फाइट सामने खड़ी है। अगर कोई बहुत बड़ी लीड से जीतेगा तो ओके, अदरवाइज अगर कांटे का मुकाबला रहा तो फिर एक बौरानी कैफियत पैदा हो सकती है। फैसल साहब, लास्टली बस मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो ये फैसला कैसे साबित होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ये सदारती इलेक्शन कितने अहमियत के हामिल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान और मुसलमान दोनों एक सिस्टम में कनेक्ट हैं। यहाँ पे जो भी अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं अमेरिकन हूँ। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का रवैया रहा है पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से, और ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से ट्रम्प बात करते रहे, मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहे हैं, ट्रम्प मुसलमानों के हक में बात करते रहे हैं, बाइडेन जो है मुसलमानों के हक में बात करते रहे, ट्रम्प ने 2-3 दफा मुसलमानों के खिलाफ बात की है। बाइडेन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी तकरीर के अंदर जो है वो सुनाते रहे। उन्होंने मुस्लिम फॉर बाइडेन एक पूरा सिस्टम बनाया, बल्कि पाकिस्तान इसका अलग चैप्टर बनाया। तो पाकिस्तान के लिए बाइडेन और ट्रम्प, वैसे फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे वो चाहते हैं कि बाइडेन आए। तो ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है जो वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर पहले मुसलमान हैं, फिर वो कोई भी शरीयत है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ खान, और ज़ाहिर ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा, और ये सुबह 6 बजे तक का वक्त दिया जा रहा है, और ज़ाहिर मुख्तलिफ रियासतों में टाइम मुख्तलिफ है, तो बोल न्यूज़ आपको इन नताइज के हवाले से भी आगाह करता रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।